मार्च क्लोजिंग एडजस्टमेंट एंट्री। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से संबंधित है। अगर आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए न्यू कंपनी को क्रिएट करना है, जैसे कि आप डेटा को भी स्प्लिट कर सकते हैं, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है, आप उसको ज़रूर देख लें। तो उससे पहले ये ज़रूरी हो जाता है कि आप मार्च क्लोजिंग का जो भी रिसीवेबल है, पेबल है, लायबिलिटी आपको पकड़ना है, जिसका बुकिंग आपका छूट गया है, या जितने भी तरह का एडजस्टमेंट एंट्री है वो आपको कर लेना है। तो वो आप कैसे करेंगे, ये आज मैं आपको पूरा लाइव करके सिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं हमेशा अकाउंट्स, टैक्सेशन और टैली के ऊपर इस तरह का टेक्निकल वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, ये हमारा यहाँ पे टैली ओपन है। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है ना, रिको करना पड़ता है। रिको मीन्स के अगर आपने परचेज एंड सेल का रिको कर लिया है, तो सिंपल सा लॉजिक है कि आपका GSTR1 और GSTR3 भी आपका मैच होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे GSTR3 के एडजस्टमेंट एंट्री से। तो यहाँ पे देखो, इस तरह का GSTR3 में जीएसटी का एडजस्टमेंट होता है। तो पहले आपको तो ये देख लेना है कि आपका जो भी सेल्स का यहाँ पे फिगर आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे कि हमारा सेल का फिगर है, ठीक है, जो कि आपने फैब तक का रिटर्न फाइल करके रखा है, वो आपका AIS से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। पहले तो आपको ये चेक कर लेना है। उसके बाद जैसे कि हम लोग यहाँ पर थे GSTR3 के ऑफसेट एंट्री में, जब आप लोग मंथली मोड में या फिर क्वार्टरली मोड में रिटर्न फाइल करते हो, तो ये ऑफसेट जब तक नहीं होगा आपका 3B फाइल नहीं होता है। इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अपने टैली पे, ये देखो, ठीक है, हम लोग आ जाते हैं वाचर एंट्री में, और ये जो आपका एंट्री होगा जर्नल में होगा। तो जिस भी मंथ का, क्वार्टर का आपने रिटर्न फाइल करके रखा है, आपको वो डेट यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है, राइट। चलिए, डेट आपने यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे देखो आपका क्या होने वाला है कि यहाँ पे ये जो आपका होता है, ये आपके ऊपर लायबिलिटी, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आपका ये आउटपुट है, ठीक है, और ये हमारा इनपुट है। अब सवाल ये है कि भाई, आपने टैली में जो कि मास्टर क्रिएट किया है जीएसटी का, क्या आपने कॉमन जीएसटी का यूज किया है? अगर कॉमन जीएसटी का यूज किया है, यानी कि SGST, CGST, IGST, आपने इनपुट और आउटपुट कह करके तीन तीन लेजर आपने अलग नहीं बनाया, तब तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अभी मैं आरसीएम को यहाँ पर छोड़ देता हूँ। यहाँ पे हमारा 219 आरसीएम का यहाँ पे दिख रहा है। आप इससे पकड़ो कि हाँ, हमारे ऊपर ये जो IGST की लायबिलिटी है वो 63,570 है। उसके बाद यहाँ पर जो ITC जो एडजस्टमेंट हुआ है वो 1476। तो अगर आपने टैली में, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो हमारा केवल IGST है, राइट, हमने इनपुट आउटपुट करके नहीं बनाया है। तो ये तो परचेज एंड सेल में ही हमारा हो गया, आउटपुट माइनस इनपुट हो गया, हाँ, लेकिन यहाँ पे CGST का एडजस्टमेंट है ना, और वो किसके साथ हो रहा है? IGST के साथ हो रहा है ना। तो इसका आपको ऑफसेट कंट्री लेना होगा टैली में। वो आप किस तरीके से लोगे, चलो आ जाते हैं यहाँ पे। अब आपको रिवर्स कर देना है। आपको पता है कि जो भी आपका आरटीसी होता है वो डेबिट होता है, और जो भी आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी बनती है वो आपका वाउचर एंट्री में क्रेडिट होता है। तो बस आपको उल्टा कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेबिट क्या हो जाएगा, ये जो आपका IGST है ये आपका डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे, IGST को यहाँ पे लेंगे, और ये जो फिगर आपका है ना, 62,094 रुपया, क्योंकि एडजस्टमेंट जो केवल है वो 62,094 रुपये से ही है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 62,094, और यहाँ पे आपका क्रेडिट क्या हो जाएगा, आपका CGST। और आपको ये देख लेना है कि आपका ये जो बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में यहाँ पे जो अभी आपका फिलहाल जो फिगर दिख रहा है, CGST, IGST और SGST, ये जो दिख रहा है वो आपके जीएसटी के पोर्टल से मैच कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे दूसरा काम क्या होता है कि जो भी आपका जो एक्सपेंसेस है, जिसका बुकिंग आप इस ईयर में कर रहे हो, उसका पेमेंट आप नेक्स्ट ईयर करोगे, वो तो आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप उसका पेमेंट करोगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो उसका लायबिलिटी इस साल में आपको पकड़ना पड़ेगा, यानी कि एक्सपेंसेस का आपका बुकिंग कर लेना है। अब क्या है कि आपका जो भी बिल है जो कि मार्च क्लोजिंग से पहले अगर आ जाता है और वो विथ जीएसटी है, तब तो आप उसको आराम से कर लोगे। जैसे क्या होता है कि इंटरनेट का बिल आता है, टेलीफोन का बिल आता है, उस पर जीएसटी का मामला होता है, तो वो तो आप बुकिंग कर लोगे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं छोटे मोटे, मैं मान लेते हैं जैसे कि स्टेशनरी का है। अब आ जाओ आप जर्नल में, स्टेशनरी है। अब यहाँ पर यह हमारा है 250 रुपया, मैंने ये एज्यूम कि आपका कुछ भी फिगर हो सकता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक
नया लेजर को क्रिएट करेंगे, उसका नाम भी रख देंगे ऑड स्टैंडिंग लाइबिलिटी, और इसका आपको ग्रुप कर देना है करंट लाइबिलिटी। ये देखो, आप चाहें तो यहाँ पे कंपाउंड एंट्री को भी पास से कर सकते हैं। इस तरह का जितना भी आपका एक्सपेंसेस है वन टाइम में आप उसको यहाँ पे डेबिट कर दो और ऑड स्टैंडिंग लाइबिलिटी को आप यहाँ पे क्रेडिट कर दो। चलिए अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं टीडीएस का। अब देखिए टीडीएस में क्या होता है कि कभी कभी हम किसी अपने पार्टी का टीडीएस का डिडक्शन नहीं करते, क्योंकि हम लोग इंतजार करते हैं ना। इंतजार क्या करते हैं कि जब वो थ्रेशोल्ड को वो पार करेगा, लिमिट को टच करेगा, तभी हम उसका टीडीएस का डिडक्शन करेंगे। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। तो अब आपको क्या करना है भैया, मार्च क्लोजिंग से पहले तो आपको देख लेना है ना। तो अगर आपने कुछ ऐसा एक्सपेंस का बुकिंग करके रखा है जो कि टीडीएस को अट्रैक्ट करता है, एक बार आप जाके पीएनएल में जाके उसे चेक कर लो, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे ऑडिट फी है, ये भी टीडीएस को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे आपका दिया हुआ है फ्रेट चार्जेस, ये भी आपको टीडीएस को अट्रैक्ट करता है। तो भैया आपको ये देख लेना है कि जिससे आपने ये जो सर्विस को रिसीव किया है, अगर वो थ्रेशोल्ड को पार कर गया है तो आपको टीडीएस का डिडक्शन करना है। अगर आपने पहले नहीं किया तो अब कर लेना है, और अब जो करना है वो पूरे फिगर पे करना। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे फ्रेट जो दिखा रहा वो 1,50,308 रुपया, ये आपका फैब तक का डेटा है, राइट। और मार्च का आपका अगर कोई भी परचेजिंग नहीं है तो इसी को आप फाइनल आप मानोगे। तो 1,50,308 के ऊपर, क्योंकि ये आपका टैक्सेबल वैल्यू है, ये आपका इंक्लूडिंग जीएसटी नहीं है। अब आपको आ जाना है वाउचर एंट्री में और आपको आ जाना है जर्नल में। मैं मान लेता हूं कि ये हमारा फेडेक्स ही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फेडेक्स को ले लिया, कितना फिगर था, 1,50,000 समथिंग रुपया था ना। और सी को प्रेस करेंगे 1,50,305 रुपया, ये मैं मान लेता हूँ, इनटू आपका 2/100, ठीक है। अब यहाँ पे 2% के हिसाब से इसका इतना फिगर बनता है। तो राउंड फिगर हम ले लेते हैं 3,007 रुपया, ठीक है। और आपको एक लेजर को बना लेना है, जैसे कि टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर, और इसका ग्रुप आपको कर देना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ठीक है। तो ये आपको लायबिलिटी इस तरीके से इंक्रीज करना होगा। चलिए अब हम थोड़ा सा कुछ प्रीपेड के बारे में भी समझ जाते हैं। क्या होता है कि हम किसी को एडवांस में पैसा भी देते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं आपके लैंडलॉर्ड का ही, कि मैंने उसे एडवांस में पैसा क्या दिया, ज्यादा दे दिया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो भैया हमें क्या करना है ना कि जितना एडवांस दिया है उसका बुकिंग इस साल में हमें नहीं करना है, क्योंकि वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर से वो बिलोंग करता है। अब अगर मान के चलो कि आपने ये पहले से कर रखा है, तो क्या करके रखा है, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर कोई आपका लैंडलॉर्ड था, आपने उसको पेमेंट कर दिया। अब हमें उसे पेमेंट करना था 5,000, लेकिन हम उसको 10,000 रुपये एडवांस में पे करें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री तो ले लिया, हमारा जो भी बैंक है हमने यहाँ पे उसे क्रेडिट किया, और नरेशन आपको यहाँ पे साफ साफ लिखना है कि यहाँ पे आपका इस महीने का 5,000 है और बाकी 10,000 रुपया आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए है, ताकि नरेशन से भी पता चल जाए, ठीक है। ये आपने एंट्री यहाँ पे करके रखा है। लेकिन आपको तो पता है ना कि ये जो है आपका बैलेंस शीट में जब आप लोग आओगे तो यहाँ पे देखो, जैसे हमने इसे रखा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम उससे सर्विस को रिसीव करते हैं ना। अब देखो यहाँ पे लैंडलॉर्ड का क्या दिखा रहा है, डेबिट बैलेंस ऐसे भी, जबकि इसका ग्रुप क्या है, क्रेडिटर है, यानी कि ये लायबिलिटी है। क्या शो होना चाहिए, आपका क्रेडिट बैलेंस। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री लेकर के इसे आपको जीरो करना होगा। तरीका यही होता है, आपको ये दिखाना बैलेंस शीट में आखिर ये जो लैंडलॉर्ड का डेबिट बैलेंस क्यों निकल रहा है, ज्यादा पैसा कैसे निकल रहा है इसके यहाँ, समझ रहे हो ना। इसके लिए आपको एडजस्टमेंट एंट्री लेना होगा, या तो जिस समय पेमेंट कर रहे थे उसी समय ले लेते, लेकिन कोई बात नहीं, हम बाद में भी कर सकते हैं। तो बाद में हमें बस रिवर्स करना होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आप है एक प्रीपेड रेंट करके एक लेजर को आप क्रिएट कर लेना। ये देखो आप यहाँ पे बना लेना प्रीपेड रेंट। तो ये एक मास्टर क्रिएट हो गया, ये पता चल गया कि हाँ भाई हमने रेंट ज्यादा दिया है, और उसका ग्रुप आपको कर देना है करंट एसेट। ये देखो, ठीक है। अब कितना आपने पेमेंट ज्यादा किया, आप कहोगे 10,000 रुपया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि लैंडलॉर्ड को क्रेडिट आपको कर देना है। तो यहाँ पर देखो अब लैंडलॉर्ड में कितना दिखा रहा, आप कहोगे मात्र 5,000 रुपया, ठीक है। अब जो 5,000 का जो वो मार्च का बिल देगा, उससे उसका क्या हो जाएगा, ऑफसेट हो जाएगा। और ये एंट्री जो होगा आपका जर्नल में होगा, वो वाउचर को आपको चेंज कर लेना है। अब देखिए इसके साथ साथ जो सैलरी का मामला होता है, अगर सिंपल सा सैलरी अगर आप पे करते हो, जहां कि आपका पे रोल पे काम नहीं होता, पे रोल मीन्स के आपका जैसे पीएफ है, ईएसआई है, प्रोफेशनल टैक्स है, और इनकम टैक्स का भी अगर मामला है, तब तो ये आपको इसका जो है बुकिंग आपको इसी साल के अंदर ही कर लेना है, यानी कि मार्च क्लोजिंग भी कर लेना है, क्योंकि
मैक्सिमम कंपनी में क्या होता है कि सैलरी जो रिलीज होता है यानी कि पेमेंट जो होता है वो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी तरह का पीएफ, ईएसआई, पीटी और टीडीएस ऑन सैलरी है, इसका लायबिलिटी आपको पकड़ना पड़ेगा। तो ये आप कैसे पकड़ोगे, ये मैं आपको जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपका केवल नॉर्मल सैलरी है, नॉर्मल सैलरी जहां का पीएफ ईएसआई नहीं है, तब तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जो भी सैलरी है आपको उसको डेबिट कर देना है। ऑल्ट सी को प्रेस किया, मैं बना लेता हूँ सैलरी को। पता है कि इसका ग्रुप रखेंगे हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। हम मैं मान लेता हूँ कि 1,20,000 रुपया है। अब जो कि आपने बनाया था ना और स्टैंडिंग लायबिलिटी, आप उसमें भी इसे डाल सकते हो, या नहीं तो अगर आपको अलग से इसे दिखाना है तो आप सैलरी पेबल करके एक मास्टर को क्रिएट कर लेना और इसका ग्रुप कर देना करंट लायबिलिटी। बस इतना सा आपको काम करना, ठीक है। ये देखो इतना सा काम करना है और यहाँ पे आपको नरेशन लिख देना है, सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च। तो इसका भी बुकिंग हमने कर लिया, ये भी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपको ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर ये सारा चीज अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं और हमारी तरफ से इसमें भारी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप इससे अवेल करना चाहते हैं तो आज ही हमारे theaccounts.in वेबसाइट को आप विजिट करें और कोर्स में इनरोल करें। चलिए एक और यहाँ पे एडजस्टमेंट जो कि कॉमन एंट्री होता है, क्योंकि कंपनी का क्या होता है कि बहुत सारे फंड में पैसे इन्वेस्टेड होते हैं, उसे इंटरेस्ट आना होता है। तो एफडी जो आपने क्या होगा, क्या एंट्री लिया था, मैं आपको एंट्री भी करके दिखा देता हूं। हम आ जाते हैं भाई साहब पेमेंट में, ये पेमेंट में आ गए, आपने एंट्री लिया था तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एफडी और इसको आपने ग्रुप रखा था करंट एसेट, ठीक है, ये आपका करंट एसेट है। या नहीं तो आप इसे ग्रुप डाल सकते हो डिपॉजिट और एसेट्स, किसी में भी डालो, बात एक ही है। मान के चलो कि मैंने 50,000 रुपए का कोई एफडी किया था और हमने पेमेंट जो किया था अपने बैंक से किया था, ये देखो ये हमने बैंक ले लिया और नरेशन जो भी आपको डालना है डाल दीजिए। आपने ये पहले एंट्री किया था जब आपने एफडी किया, लेकिन आपको इंटरेस्ट तो मिल रहा ना, तो आपको क्या करना है, जर्नल में चले आना। बहुत सारे लोग रिसिप्ट में चले जाते हैं, रिसिप्ट में नहीं जाना, आपको जर्नल में आना है। तो अब आपको यहाँ पे डेबिट क्या करना है, यहाँ पे आपका डेबिट हो जाएगा एफडी, क्योंकि पहले आपका डीआर साइड है ना, तो 5600 रुपए मैं मान लेता हूँ, मैंने मान लिया। अब यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, अरे भाई साहब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बना लेना है और इसका ग्रुप कर देना है इनडायरेक्ट इनकम। बस इतना सा आपको काम करना। तो यहाँ पर देखो अभी आपका एफडी का वैल्यू कितना है, 55,600, पहले कितना था, आप कहोगे 50,000 रुपया। और इससे क्या होगा, जब आप रिपोर्ट जब चेक करोगे, मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा देता हूं, जब आओगे पीएनएल में तो ये देखो आपका इंटरेस्ट ऑन एफडी आपका सीआर साइड में है, हाँ जी है, और बाकी उतना ही पैसा अभी जितना इंक्रीज हुआ है उसके साथ यहाँ पर देखो डिपॉजिट एसेट्स में 55,600 रुपया है। अब देखिए अब बात आती है डिप्रिसिएशन का, क्योंकि यहाँ पे आपका मल्टीपल फिक्स्ड एसेट्स है। अगर आपको इस पर कैलकुलेशन करने आता है या रेट अगर आपको पता है तो आप इसका एक्सेल में एक छोटा सा वर्किंग भी कर सकते हैं कि जो भी आपका कौन मशीन है या आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल आइटम है कि इस पर कितना आपका डिप्रिसिएशन चार्ज होता है, वो आप यहाँ पे निकाल लो, ठीक है। निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, डिप्रिसिएशन की एंट्री भी ले लेना है। तो डिप्रिसिएशन का एंट्री किस तरीके से होता है, इसके लिए आप लोग क्या करोगे, जर्नल में आ जाओगे, मार्च क्लोजिंग का डेट आपको पकड़ लेना है, यहाँ पर आपको डिप्रिसिएशन को डेबिट कर देना है, ठीक है। मान लेता हूं कि 50,600 रुपया आता है, ये मैंने माना है। अब जो भी है आपका, जो भी आपने निकाला है कि किस पे कितना आपका डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, उस फिक्स्ड एसेट को आपको क्रेडिट कर देना है। जैसे मेरा टीवी है, मैंने टीवी पे ले लिया 3200 रुपया, ठीक है। अब इसके बाद हमारा वहां पे क्या था, फर्नीचर था, तो फर्नीचर पे हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि सारे फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट कर देना है, तो यहाँ पे आपका फिक्स्ड एसेट का वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों मार्च क्लोजिंग में और भी कई तरह के एडजस्टमेंट एंट्री किए जाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके कंपनी का प्रोफाइल क्या है और किस तरह का ट्रांजैक्शंस है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर करें, और इसी तरीके से अगर आप और पूरा डिटेल में टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। मैं अपने वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अभी हम लोग इस पर छूट भी दे रहे हैं, तो इस छूट का अब जरूर लाभ उठाएं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।